पोहा जलेबी की खुशबू, राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की इंदौर स्पेशल बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रुद्र एजेंसी बिल्डिंग के पास खाली मैदान से नंदबाग के सूरज मिश्रा को 10 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब ड्रग्स की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी किया कंपनी की कार में बैठा था और पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया है। तलाशी के दौरान कार की सीट के पास आर्म रेस्ट बॉक्स से पारदर्शी पन्नी में रखी एमडी बरामद हुई। मौके से एक कार और मोबाइल फोन सहित कुल 12.50 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। आरोपी ड्राइवर है और 10वीं तक पढ़ा है। उसने सस्ते में ड्रग्स खरीद कर नशे के आदी लोगों को महंगे दाम पर बेचने की बात स्वीकार की है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। राजनगर, रामानगर, नंदन नगर, दामोदर नगर और पंचमूर्ति नगर की कई गलियों में घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच ईंट मारकर तोड़ दिए गए। इस घटना में करीब 1 दर्जन से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में नशेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। रात में नियमित गश्त नहीं होने से बदमाश बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ महीने पहले भी इस तरह की गाड़ियों में कांच तोड़ भी दिए गए थे। आपको बता दें, हाल ही में क्षेत्र की पुलिस चौकी पर भी पथराव हुआ था। उस घटना के बाद सख्त कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठाए गए जाने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। लगातार हो रही घटनाओं से रहवासियों में आक्रोश और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। सुदामा नगर में रहने वाली 79 वर्षीय संतोष वर्मा के निधन के बाद उनकी 5 बेटियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। 1 सप्ताह से बीमार संतोष वर्मा वेंटिलेटर पर थीं और सोमवार को उनका निधन हो गया। इसके बाद बेटियां मृदुला चौधरी, कुमुदनी महाला, कीर्ति वर्मा, वंदना वर्मा और मयूरी गालर ने आपसी सहमति से उनकी आंखें, त्वचा और देहदान करने का निर्णय लिया। देहदान से पहले माह की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें 5 बेटियों ने अर्थी को कंधा देकर पुत्र धर्म निभाया। इस सराहनीय कार्य के लिए संतोष वर्मा को शासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। नेत्रदान इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के माध्यम से किया गया है, जिससे 2 जरूरतमंदों को दृष्टि मिल सकेगी। वहीं त्वचा दान से किसी झुलसे या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नई जिंदगी मिलने की पूरी उम्मीद है। पति का निधन 40 वर्ष पहले हो चुका था। बेटियों ने बताया कि उनकी मां बहुत परोपकारी थी। पिछले 10 वर्षों से बेटियों की बारी बारी से उनकी सेवा कर रही थी। गायत्री परिवार की परंपरा अनुसार हवन और मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। बता दें, ये पहल समाज को संदेश देती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित शारदा नगर में 23 वर्षीय रजत शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो। परिजनों के अनुसार सोमवार दोपहर रजत घर पर था। कुछ देर बाद बाहर से लौटने के बाद उसने बेचैनी और घबराहट की शिकायत हुई। उसने गैस जैसी समस्या बताई, जिस पर पिता ने दवा दी और कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर चले गए। इसी दौरान उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और मां की गोद में अचेत हो गया। घबराए परिजन उसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पारंपरिक तौर पर साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। रजत प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था और नाइट शिफ्ट में काम करता था। परिवार में 2 बड़े भाई भी हैं। पिता का कुछ समय पहले हार्ट ऑपरेशन हुआ था। हीरानगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने आज मंगलवार को बिलावली, लिंबोदी, पिपलियापाला और सिरपुर तालाब का निरीक्षण किया। आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबों की स्थिति, पानी भरने की और निकासी की संभावित समस्याओं का अवलोकन किया। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तालाबों की सभी चैनल लाइनों की साफ सफाई समय पर की जाए। तालाबों की तलहटी, जलकुंभी, गाद, कचरा और अन्य अवांछित सामग्री हटाकर पूरी सफाई की जाए। तालाबों के आसपास डस्टबिन रखे जाएं और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, ताकि लोग तालाब में कचरा न डालें। अधिकारियों के साथ निरीक्षण में अपर आयुक्त अभय रंजनागांवकर, श्रृंगार श्रीवास्तव और सहायक यंत्री आकाश जैन भी मौजूद रहे। यह अभियान वर्षा के दौरान जल प्रवाह में बाधा रोकने और तालाबों की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से भी चलाया गया है।
अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। काफी अरसे से लंबित इंदौर दाहोद रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इंदौर धार खंड निर्माण अंतिम चरण में है। फरवरी तक ट्रायल रन की योजना थी, अब इसे मार्च के अंत तक बढ़ा दिया गया है। निर्माण पूरा होने पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण करेंगे। मंजूरी मिलने पर धार तक ट्रायल रन शुरू होगा। आपको बता दें, धार क्षेत्र की पहली ट्रेन सेवा के लिए पीथमपुर, सागौर, गुड़वाद और टीही में स्टेशन भवन और पटरियां लगभग तैयार। कुल मिलाकर 204.76 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए 1,873 करोड़ रुपए के ज्यादा का बजट भी स्वीकृत हुआ है। 21 पुलों में से 19 का निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण में आधुनिक मशीनरी का उपयोग करते हुए टीटीएम मशीन से पटरियों की पैकिंग और सुरक्षा की जा रही है। टीही के पास 3 किलोमीटर लंबी टनल अंतिम चरण में है। इसी रेल लाइन से इंदौर का दाहोद और छोटा उदयपुर के माध्यम से मुंबई और गुजरात की सीधी जुड़ाव हो जाएगा, जिससे क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के एबी रोड पर प्रस्तावित 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। प्रारंभ में इसकी लागत 250 करोड़ बताई गई थी, लेकिन अब यह 600 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसे लेकर चार्टर्ड इंजीनियर अतुल सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस परियोजना की वास्तविक उपयोगिता बेहद कम है। इसे शहर को वर्षों तक यातायात जाम झेलना पड़ेगा। उनका कहना है कि पूरे कॉरिडोर के बजाय आवश्यकता अनुसार चौराहे पर सुधार करना चाहिए। बता दें, पुराना आगरा मुंबई मार्ग, जिसे एबी रोड कहा जाता है, सन 2000 में बाईपास बनने के बाद शहर के आंतरिक यातायात का मुख्य मार्ग बन गया। सेठ ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर सामान्यतः उन मार्गों पर उपयोगी होता है जहां यातायात चींटी की तरह निर्बाध चलता है। इंदौर खंड में 8 प्रमुख चौराहे हैं और 15 से अधिक आंतरिक मार्ग जुड़ने के कारण ऐसा संभव नहीं है। 2024 के सर्वेक्षण में कॉरिडोर की उपयोगिता केवल 2% पाई गई थी। रैंप जोड़ने के बाद भी यह 10% से अधिक नहीं रही, जबकि चौराहा सुधार से ट्रैफिक सुगमता 42% तक बढ़ सकती है। इंजीनियर सेठ ने आगाह किया है कि निर्माण शुरू होने पर 5 से 7 वर्षों तक जाम और असुविधा बनी रहेगी। सवाल यह नहीं है कि एलिवेटेड रोड बने या ना बने, सवाल यह है कि शहर को वास्तव में क्या चाहिए, दिखने वाला ढांचा या टिकाऊ समाधान। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय से पहले तकनीकी तथ्यों की कसौटी पर परख ही शहर और संसाधनों दोनों के हित में होगी। इंदौर शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जो थोपा जा रहा है वो बहुत ही गलत और अन्याय इंदौर शहर के लिए होगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता जो है आज की तारीख में 19% से भी कम आ रही है। और ये जो सर्वे हुए हैं, ये सर्वे किसी व्यक्ति ने अपने तौर पे नहीं करा है, बल्कि शासन ने खुद करा है। एक जिला शासन ने करा है, जो एक्रोपोलिस कॉलेज ने सर्वे करा, और इस एक्रोपोलिस कॉलेज के सर्वे में ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है नौलखा के पहले से लेके इलायची के बाद तक 6.5 किलोमीटर का, उस पर जो सीधा ट्रैफिक जाने वाला है वो 2% से भी कम है, और उसकी उपयोगिता भी बहुत कम आ रही, 5-7% से कम। इस पे जब इसकी ध्यान में आया पूर्ववर्ती सरकारों के, तो उन्होंने इस पे भुजा उतारने की बात की थी। तो भुजाओं के साथ में जो 2% की एफिशिएंसी है, उपयोगिता है, वो 8% के लगभग आ रही है। और जब इस बात को ध्यान में लाया गया तो उपयोगिता बढ़ाने के नाम पे इसके ऊपर रोटरी बनाने के प्रस्ताव भी आए, और इसको अब जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें 3 रोटरी बनाने का प्रस्ताव है, एक इलायची पे, एक शिवाजी वाटिका पे और एक नौलखा चौराहे पे। तो 3 रोटरी और 2 जगह भुजा, गिटार चौराहे पे और गीता भवन पे भुजा जो उतार रहे हैं, इसके बाद भी इसकी जो उपयोगिता है वो 19% से ज़्यादा नहीं हो पा रही। और साथ में ये 3 जो रोटरी बना रहे हैं, इन तीनों रोटरी के स्थानों पे जब ऊपर आकलन किया गया सर्वे के आधार पे, तो आज ही उसका जो वाहन है, हम जिसको बोलते हैं पीसीयू, पब्लिक कैरियर यूनिट, ये 5,500 पीसीयू पर आवर के हिसाब से है आज। और रोटरी जो ऊपर बनने वाली है वो 24 मीटर की बनने वाली है, इनर डायमीटर की। इसकी हुई जो क्षमता है वो 3-3,500 पीसीयू की रहती है। तो आज ही तारीख में वो रोटरी फेल है। जो विजयनगर में हाल होते थे जाम के, वो आज ही अगर रोटरी बना दी जाए तो फेल है। तो भविष्य में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। और जमीन पे रोटरी का जाम निकालना बहुत आसान होता है। आसमान में एलिवेटेड रोड पे जब जाम लग जाएगा, मान लो, या जाम की स्थिति बनी, तो कौन सुधारेगा, कौन निकालेगा? कोई जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता, न उतरने के चढ़ने के चढ़ाव रहते हैं। तो ये अकल्पनीय स्थिति इंदौर में निर्मित होने वाली है।
इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तकरीबन 5000 बाइक टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद बाइक टैक्सी संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से हजारों परिवार आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन चालकों का कहना है कि उन्हें कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, समय सीमा, आवश्यक दस्तावेज और शुल्क को लेकर आरटीओ से कोई स्पष्ट लिखित जानकारी नहीं मिल पा रही है। 6 फरवरी 2026 को आरटीओ में आवेदन देने के बावजूद अब तक जवाब नहीं मिला है। दूसरी ओर कुछ चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें रास्ते में रोककर डराया धमकाया जा रहा है, फर्जी बुकिंग के जरिए परेशान किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बेइज्जत किया जा रहा है। बाइक टैक्सी चालकों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं और नियमों के अनुसार काम करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रशासनिक सुरक्षा की भी मांग की है। फिलहाल हजारों परिवारों की निगाहें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं कि ये प्रशासन परिवारों की रोजी रोटी कहीं छीन न ले। रैपिडो चालक आज अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए हैं। क्या शिकायत लेकर आए, क्या मुद्दे आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या शिकायतें लेकर आए आप यहाँ पर? हमारी अभी वर्तमान में प्रमुख 2 मांगे हैं, जो कि हम 6 सालों से विगत शहर को जो है दिन और रात 24 घंटे अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं दे रहे हैं। उसमें आज अचानक से ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी है कि जो 6 साल से चलने वाली सर्विसेज थी और वो वैध मानी जा रही थी और चलाई जा रही थी, आज अचानक से उसको अवैध करार देते हुए हमारे हजारों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ले लिया है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो उसके लिए हम लोग याचिका लेकर के जो 2 प्रमुख मांगे थी हमारी, जो आज हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि निर्देश के बाद में जैसे ही अभी ऑटो चालक और अपने प्रशासन की तरफ से तो एक ही दिन कार्रवाई हुई थी, बट उसके बाद से जो ऑटो चालकों के हौसले बढ़े हैं उससे हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग फर्जी बुकिंग डालते हैं जहाँ यूनिटीम खड़े होते हैं वहाँ पर, और बाइक राइडर्स को बुलाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ना चलाने के लिए बोलते हैं, और नहीं मानने पर उनके साथ कई लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। ऑटो चालक के द्वारा बदतमीजी की जाती है। राइट, बिल्कुल उनका दुर्व्यवहार होता है। और बाकी हमारे राइडर्स भाइयों को रात और दिन ये भय का वातावरण बना रहता है कि चलाएं या ना चलाएं, इसकी क्या स्पष्ट गाइडलाइन है। आरटीओ की तरफ से हम लोगों ने 6 तारीख को ज्ञापन देकर के ये चीज़ की जानकारी लेने का प्रयास किया था कि जब निर्देश जारी हुए हैं तो उसकी क्या गाइडलाइन है, हम किस प्रकार से आगे गाड़ियां चलाएं। परंतु जो आरटीओ की तरफ से हमें कोई भी लिखित या मौखिक आश्वासन, मीडिया के माध्यम से भी, किसी भी माध्यम से ये स्पष्टीकरण नहीं मिला कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, क्या कागजी कार्रवाई होगी और कितना शुल्क निर्धारित है। इस प्रकार की कोई भी जानकारी ना उनके पोर्टल पे उपलब्ध है, ना उनके नोटिस बोर्ड पे उपलब्ध है, ना किसी माध्यम से उन्होंने सूचना दी। केवल सूचना दी है तो केवल इस तरह की कि बस इसको बैन करना है और ये सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, तो केवल एक पक्ष को ही प्रसारित किया जा रहा है। ये गलत है। हम लोगों का भी कुछ पक्ष है, इससे हजारों लोगों की आजीविका का सवाल उत्पन्न हो गया है। आज हम लोग जो है संकट में खड़े हैं, किसी की ईएमआई है, किसी का घर का खर्च है, वो क्या करेगा? अगले ही मंथ वो रोड पे आ जाएगा। तो इस तरह की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगनी चाहिए। उसको लेकर के हम आज माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, परंतु उसमें भी हमें लग रहा है कि वो कागज़ में फाइल दब के रह जाएगी। लेकिन हम आगे उस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। आगे हम लोग यूनियन का गठन कर रहे हैं और आगे इस लड़ाई को जो है समुचित अपने निर्णायक मुकाम पे लेकर के जाएंगे। और हम न्याय के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी, हम वो पूरी लड़ाई जो है हमारी संवैधानिक तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में रैपिडो की एक खबर भी आई थी, दुष्कर्म वाली छेड़खानी भी करते हैं रैपिडो वाले, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? देखिए, दुष्कर्म का मामला ऐसा है कि दुष्कर्म केवल रैपिडो बाइक चालक ही नहीं करता है। ये सबसे बड़ी गलत भ्रामक जानकारी सब लोगों के बीच में भावना बनाई गई है। ये कुछ उपद्रवी करता जो ऑटो चालक है उनके द्वारा सुयोजित तरीके से इस खबर को प्रचारित किया जा रहा है। शहर के अंदर में आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, एमबीए की छात्रा के साथ में, मृत शरीर के साथ में भी बर्बरता से दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उस घटना के ऊपर किसी ऑटो चालक ने कोई वीडियो या सोशल मीडिया पे कोई खबर या कोई चर्चा नहीं हुई। वो केवल अखबार में तक रह गई है। लेकिन जो एक रैपिडो चालक ने जो दुर्घटना करी, उसको जो है इतना प्रसारित कर दिया गया कि हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो गई। काफी लंबे समय से ऑटो चालकों के द्वारा रैपिडो या जो भी उबर वगैरह लोग चलते हैं, इन पर टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जो टारगेट किया जा रहा है उसी के लिए हम कह रहे हैं। उनका टारगेट सीधा सा ये होता है कि उनकी जो सवारी थी या उनका जो रोजगार था वो हम लोगों ने छीन लिया है। तो इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी जो 3 सवारी की सीट है उसको 1 सवारी की करवा लें, तो वो उनका रोजगार हो जाएगा।
क्योंकि एक सिंगल सवारी जो होती है वो मुख्यतः तो वैसे बाइक टैक्सी के लिए ही होती है, क्योंकि पहले विकल्प नहीं था तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा उठाया। एक व्यक्ति से 3 सवारियों का पैसा वसूलते थे, लेकिन आज जनता के पास में ये विकल्प उपलब्ध है, तो ये जनता की जो भलाई है, उनका खर्चा उनका बच रहा है, तो इससे उनको जलन हो रही है। कलेक्टर की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी कलेक्टर महोदय ने इस पर कार्रवाई में कोई भी स्पष्टीकरण निर्देश नहीं दिए ना, उन्होंने केवल ज्ञापन जो है जमा कर लिया है और उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग से इसके ऊपर जो है निर्देश किया जाएगा। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम यूनियन इसीलिए गठित कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के निर्देश को हम चुनौती देंगे, और क्योंकि इसी रूल्स के मुताबिक जो है अन्य राज्यों में सेवाएं संचालित हो रही है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर, तो मध्य प्रदेश में ऐसी क्या खास नियम आ जाएंगे जो इस सर्विसेज को 6 साल से चल रहे हैं और आगे चलने में एकदम से पहाड़ गिर जाएगा। यदि अगर आपको करना भी है, बदलाव भी करना है, तो आप गाइडलाइन बनाइए, स्पष्टीकरण दीजिए और उसको पालन करने के लिए हम लोग सभी लोग प्रतिबद्ध है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, कलेक्ट्रेट कार्यालय पर रैपिडो चालक आए अपनी शिकायतों को लेकर। उनका कहना है कि अगर उनकी कलेक्ट्रेट में सुनवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। नगर निगम ने राजस्व वसूली अभियान तेज कर दिया है। नगर निगम की टीम ने राजवाड़ा पर बड़े बकायदादारों की सूची फ्लैक्स पर प्रकाशित कर दी है। सूची में उन लोगों का नाम शामिल है जिन्होंने कई वर्षों से टैक्स नहीं भरा है। कई बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई। अब नगर निगम ने यह तरीका अपनाया है ताकि बकाया वसूली पर ध्यान दिया जा सके। बता दें, पहले इसी तरह के अभियान में 100 करोड़ रुपए बकाया टैक्स नगर निगम को मिले थे। वर्तमान सूची में 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक के 52 बकायादारों के नाम शामिल हैं। नगर निगम के इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक चेतावनी देकर टैक्स भुगतान को सुनिश्चित करना है। अभी विगत लोक अदालत में भी हमारे द्वारा जोन क्रमांक 3 वार्ड 56, 57, 58 में बड़े बकायेदारों की सूची का प्रकाशन किया गया था राजवाड़े पे और नगर निगम में और जोनल कार्यालय पे। तो उसमें से अभी हमें अच्छा रिस्पांस मिला था और पिछले लोक अदालत में इंदौर नगर निगम ने इतिहास रचा था, इसमें अपने को 100 करोड़ से ऊपर आए थे। उसी तरह हम इस बार भी जो बड़े बकायेदार हैं जिनको हमने कई बार नोटिस लगा चुके हैं और कई बार उनको समझाइश दी चुकी है कि आप अपना ये जो बकाया राशि जमा करा दे, नहीं करा है तो आज फिर पुनः वही प्रयास किया गया है कि बड़े बकायेदारों को सार्वजनिक किया गया है राजवाड़े पर और जोनल कार्यालय पर। तो अभी 14 मार्च को फिर लोक अदालत है, तो हम आपके माध्यम से सभी करदाताओं से, पूरे इंदौर के करदाताओं से निवेदन कर रहे हैं जिनकी भी बकाया राशि है वो 14 मार्च तक लोक अदालत में जमा कराकर अपना सरचार्ज की माफी में ले। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। इस दौरान 285 आवेदन आए जिन्हें सुना गया और संबंधित विभागों को समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश भी दिया गया। जन सुनवाई में परिवार विवाद, जमीन विवाद, आर्थिक सहायता, सीमांकन, बटांकन जैसे विभिन्न मुद्दों पर आवेदन आए। कलेक्टर वर्मा ने सभी आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर और एसडीएम को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर वर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज जन सुनवाई में 285 आवेदन आए हैं। सभी आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश भी दिया गया है। मेडिकल शिक्षा, आर्थिक सहायता जैसे आवेदनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस जन सुनवाई से आम जन को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि उनके आवेदनों पर समय सीमा में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जन सुनवाई में कुल 285 आवेदन आए हैं। विभिन्न प्रकार के आवेदन हैं जिसमें आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य संबंधी विषय और भरण पोषण संबंधी विषय आए हैं और इन सभी विषयों का हमने तत्काल निराकरण भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऐसे विषय जहाँ पर किसी प्रकार की रिपोर्ट की आवश्यकता है उसमें समय सीमा में कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जन सुनवाई में आए हुए सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बाणगंगा थाना क्षेत्र के जगदीश नगर गली नंबर 10 में छेड़छाड़ की बात को लेकर 2 पक्षों में युवकों के बीच मारपीट हो गई। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि घटना के बाद दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, पर वायरल वीडियो के आधार पर बाणगंगा थाना पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। इनमें हितेश रोशन, मुन्ना सहित एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों पक्षों के अन्य युवकों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, भले ही किसी पक्ष द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई हो या नहीं। मामले की जांच फिलहाल जारी है। वीडियो वायरल हो रहा था जिसको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के द्वारा संज्ञान में लिया गया और उसमें जो लोग विवाद कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके और जो वैधानिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है उस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें अभी तक हितेश मालविया, रोशन यादव, मुन्ना शर्मा और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया है। एक इसमें से नाबालिग है, उसके परिजनों को भी तलब किया गया है और चूंकि कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज नहीं करवा रहा है, तो चूंकि घटना अत्यंत सार्वजनिक स्थल पर की जा रही है जो गंभीर है, तो उसके मुताबिक प्रिवेंटिव कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इन दोनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। यह वीडियो इंदौर के वार्ड 35 के पार्षद राकेश सोलंकी की गाड़ी का है। वीडियो में गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं दिख रही है और हूटर भी लगाया गया है। हालांकि पार्षद ने आधुनिक तकनीक AI का नाम लेकर जनता और मीडिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश भी की। बिना नंबर प्लेट के घूमना और हूटर बजाना यह दर्शाता है कि नियम केवल आम जनता के लिए है, रसूखदारों के लिए नहीं। आपको बता दें, पुलिस आम लोगों की गाड़ियों पर रोज 1,500 से 2,000 रुपए के चालान बनाती है। इसके अलावा हूटर भी हटाया जाता है। दूसरी ओर आरोप है कि रसूखदार और राजनीतिक लोगों पर ऐसी कार्रवाई कम ही होती है। अब सवाल उठता है, क्या पार्षद की गाड़ी पर भी चालान बनेगा और हूटर हटाया जाएगा? आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल इंदौर बुलेटिन के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा कल फिर, तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।